हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर्स में मैं रे ऑप्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसी को कवर करूंगा। और साथ ही साथ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो फार्मूलाज वगैरह होगा, जो कुछ लॉज है, वो भी कवर करेंगे हम लोग। तो आप लोग अच्छे से इसका नोट्स बनाएंगे, साथ साथ नोट्स बनाएंगे और पूरे लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, जैसे देखिए ये एक ट्रांसपेरेंट बाउंड्री है। ये क्या आपका एक ट्रांसपेरेंट बाउंड्री है, और ये जो बाउंड्री है ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। सपोज करते हैं ये मीडियम 1 है, ये क्या आपका मीडियम 1 है, और ये मीडियम 2 है। मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। अब एज्यूम करिए कि एक रे ऑफ लाइट आया है। क्या है आपका रे ऑफ लाइट? इस ये आया, ये मीडियम 1 में एक रे ऑफ लाइट चल रही है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट जो आपका बाउंड्री है उस पर आया। तो देखिए, यदि मीडियम ये सेम रहता है, ये भी मीडियम क्या है, ये मीडियम 1 है, ये भी मीडियम 1 ही रहता, तो क्या होता, रे ऑफ लाइट इसी डायरेक्शन में सीधे चला जाता। ये क्या है आपका, सीधे इस डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन क्या है, मीडियम चेंज होने की वजह से क्या होगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट अपना डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा। डायरेक्शन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। ठीक है, तो अब देखिए, मान लेते हैं मीडियम 2 जो है रेयरर मीडियम है। ये क्या, अभी मैं आगे बताऊंगा रेयरर मीडियम क्या होता है। तो ये यदि रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो रे ऑफ लाइट क्या होगा, ऐसे भाग जाएगी। क्या होगा, ऐसे भाग जाएगी। मतलब देखिए, ये रे ऑफ लाइट क्या है, ऐसे जा रही थी, लेकिन मीडियम 2 यानी मीडियम चेंज होने की वजह से क्या हुआ कि अपना ओरिजिनल पाथ को क्या किया, छोड़ दिया, मतलब डेविएट हो गया। ओरिजिनल पाथ से क्या हुआ, डेविएट हुआ। तो यही जो डेविएट हो रहा है, इसी घटना को, इसी फेनोमेनन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब आप लोगों को मन में ये क्वेश्चंस आते होंगे कि आखिर सर ये क्यों मुड़ जा रहा है, ये क्यों डेविएट हो जा रहा है रे ऑफ लाइट मीडियम चेंज होने से। तो माय डियर स्टूडेंट, देखिए, डिफरेंट मीडियम में जो होता है वो लाइट का स्पीड डिफरेंट होता है। अब ये किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, आगे बताऊंगा मैं कि रेयरर में ज़्यादा होता है, डेंसर में कम होता है। तो डिफरेंट मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रे ऑफ लाइट जब मीडियम चेंज करती है तो क्या होता है, ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाता है। और यही जो डेविएशन की घटना है, जो फेनोमेनन है, वो क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो व्हेन रे ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू another medium, then it gets deviated from its original path, and this phenomenon is known as refraction of light। क्या कहेंगे इसको हम लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। और ये क्यों होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो दिस फेनोमेनन अकर्स, ये जो घटनाएं होती है ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे। आइए हम लोग लिख लेते हैं इसको। आइए हम लोग इसको राइट डाउन कर लेते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, कि यदि एग्जाम्स में आते हैं तो कैसे हम लोग थ्योरी लिख के आएंगे। तो देखिए, व्हेन रे ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट गेट्स डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन या पाथ। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस फेनोमेनन अकर्स ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। तो यदि एग्जाम्स में आते हैं थ्योरी लिखने के लिए, तो आप इस तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को लिख के आएंगे। अब देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के स्टडी के लिए दो लॉ बनाया गया है। दो लॉ बनाया गया, लेकिन दोनों लॉ तभी समझ में आएगा। ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इसको स्टडी करने के लिए दो लॉ बनाए गए, लेकिन तभी समझ में आएगा जब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जाने रहेंगे। तो लॉ को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं, उसके बाद और ज़्यादा क्लियरिटी आएगा कि रे ऑफ लाइट क्यों मुड़ रहा है, किधर मुड़ रहा है, किधर मुड़ना चाहिए। ये सारे बात क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल्स में समझ में आ जाएंगे।
पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है उसके दोनों लॉ हम लोग पढ़ लेंगे। और जो कुछ किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए कि वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम में लाइट का क्या वेवलेंथ है इस बात पे भी डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है देखिए, आर आई ऑफ मीडियम डिपेंड्स ऑन wavelength of light, wavelength of light in that medium कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का, उस मीडियम में लाइट के का वेवलेंथ क्या है, लाइट का वेवलेंथ क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये कैसे डिपेंड करता है, क्या फॉर्मूला है देखिए। तो इसके लिए कॉची एक इक्वेशन दिए थे, कॉची एक इक्वेशन दिए थे, उसमें लिखे थे ये कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस ए बाय लैम्डा स्क्वायर। कि जो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का है, ये मीडियम का आर आई ऑफ मीडियम, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का वो कैसे डिपेंड करता है, म्यू नॉट प्लस ए बाय लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पर म्यू नोट जो है ये कांस्टेंट है और ए भी क्या है आपका कांस्टेंट है। तो म्यू नोट और ए क्या है आपका कांस्टेंट है और लैम्डा के स्क्वायर क्या है ये वेरिएबल है। तो म्यू और ये वेवलेंथ किस तरह से रिलेटेड है पता चल गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि आपसे पूछा जाता बताइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो म्यू जो होगा आपका 1 बाय लैम्डा स्क्वायर के डायरेक्टली म्यू इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा स्क्वायर क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या लैम्डा स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए 1 बाय लैम्डा स्क्वायर का डायरेक्टली और लैम्डा स्क्वायर का इनवर्सली। अब देखिए कुछ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को याद रखना, वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होता है लेकिन फिर भी हम लोगों को याद रखना, कभी कभी नहीं भी देता है कुछ का। तो आर आई मीडियम ले लेते हैं यहाँ पर इस साइड हम लोग, और इधर आर आई ले लेते हैं। यदि हम लोग फ्री स्पेस यानी वैक्यूम की बात करते हैं, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 होता है। बाकी जितना भी मीडियम है दूसरा वैक्यूम के अलावा वो सभी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा ही होता है, 1 से ग्रेटर ही होगा। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। यदि बात करते हैं हम लोग वाटर का, तो वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है। इसको लिख सकते हैं 1.33, आप लिख सकते हो 1.33। ग्लास की लेते हैं हम लोग, तो ग्लास का होता है 3/2 यानी 1.5 ले सकते हो आप। यही डायमंड की बात करते हैं तो ये 2.42 होता है जो कि हाईएस्ट होता है। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी तक जो मटेरियल लेवल है उसमें डायमंड ही है। सबसे हाईएस्ट जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो डायमंड का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसलिए ये बहुत ज़्यादा साइन करता है। ये क्या आपका बहुत ज़्यादा साइन करता है, क्यों करता है? जब मैं आप लोगों को TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताऊंगा उस टाइम बताऊंगा कि डायमंड क्यों बहुत ज़्यादा साइन करता है। तो ये कुछ डाटा है उसको भी आप लोग याद रखेंगे। आइए हम लोग इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑप्टिक्स में मीडियम को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। ऑप्टिकली मीडियम इज क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स। एक होता है आपका डेंसर मीडियम एंड सेकंड जो होगा वो रेयरर मीडियम। अब प्यारे बच्चों, ये जो डेंसर मीडियम है और रेयरर मीडियम है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम क्या होता है। जैसे हम लोग ग्लास की बात करते हैं और आपसे पूछा जाए ग्लास बताओ कि डेंसर मीडियम है कि रेयरर मीडियम है, तो बहुत बच्चे तुरंत बोल देंगे सर ये डेंसर मीडियम है, कुछ रेयरर बोल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो मीडियम है डेंसर या रेयर, ये कंपेरेटिव टर्म है। ये क्या कंपेयर किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, मान लेते हैं कि क्लास में किसी बच्चा को खड़ा करते कहते हैं ये इंटेलिजेंट है कि नहीं है बताइए। तो इंटेलिजेंट नहीं इंटेलिजेंट ये किस बात पे डिपेंड करता है?
कंपेयर किया जाता है। जैसे मान लेते ये इससे इंटेलिजेंट है कि नहीं, इससे है कि नहीं है, तो कंपेयर करना है। ठीक इसी प्रकार डेंसर मीडियम है कि रेयर मीडियम है, ये कहिएगा, बताइए किसके रिस्पेक्ट में। जैसे मान लेते हैं हम लोग बात करते हैं वाटर का और वैक्यूम का, तो जब वाटर की बात करेंगे और वैक्यूम की बात करेंगे तो वाटर क्या ऑफकोर्स डेंसर मीडियम होगा और क्या होगा रेयर मीडियम, कौन सा हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं डेंसर मीडियम क्या है और रेयर मीडियम क्या है। तो जिस मीडियम में मान लेते दो मीडियम गिवन है हमारे पास, मीडियम ए और मीडियम बी, तो जिस मीडियम में लाइट के स्पीड कम होगा उस मीडियम को हम लोग डेंसर मीडियम बोलेंगे, और जिस मीडियम में लाइट के स्पीड ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, उसको क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम बोलेंगे। द मीडियम इन विच speed of light is less, कम हो, is called denser medium। and the medium in which speed of light is greater is called रेयर मीडियम। रेयर मीडियम, जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ग्रेटर होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेयर मीडियम, और जिसमें क्या होगा, कम होगा, उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे। ऐसा बेसिकली होता इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होता है, जो पार्टिकल्स होता है, बहुत पास पास होता है, इसलिए डेंस होता है। तो डेंस होगा तो लाइट का स्पीड क्या कम हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, दूर दूर होगा, क्या होगा, कुछ डिस्टेंस पे मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे इसके कंपैरिजन में, डेंसर कंपैरिजन में। तो इसलिए क्या होगा कि इसको हम लोग रेयर बोलेंगे, यानी स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर होगा। अब देखिए इसको डायरेक्टली हम लोग पकड़ सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म से। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होगा डेंसर होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसको क्या बोलेंगे, रेयर बोलेंगे। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास गिवन है वैक्यूम, गिवन है वाटर गिवन है, वाटर गिवन है, ग्लास है, डायमंड है। देखिए तो यदि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, देखिए इधर बढ़ता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इधर की तरफ बढ़ेगा, तो जो डेंसर की तरफ है देखिए उधर ही डेंसर होगा। ये क्या होगा आपका, यानी आप इधर से इधर बढ़ेंगे तो क्या होगा, डेंस की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये वैक्यूम, ये क्या होगा आपका डेंसर, इसके कंपैरिजन में क्या है, ये रेयरर है, इसके कंपैरिजन में क्या ये रेयरर है, क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए 1.5 होता है, इसका 1.33 होगा, इसका 1 होता है और इसका कितना 4.2 होता है, 2.42 सॉरी 2.42। तो इस तरह से क्या होगा, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो डेंसर मीडियम की तरफ बढ़ेगा, ये ज़्यादा डेंसर होगा, इससे ये वाला इससे ज़्यादा डेंसर होगा, ये वाला इससे डेंसर होगा, ये सबसे ज़्यादा डेंसर है। तो ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे डेंसर मीडियम रेयर मीडियम क्या है। आइए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3। इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 ये देखिए कि इफ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। जब रेयरर से डेंसर में जाएगा तो ये क्या नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, और जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आइए इसको हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये एक बाउंड्री है, ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, और सपोज करिए ये कि आपका रेयरर मीडियम है, और इसके नीचे जो है, इस बाउंड्री के नीचे क्या है आपका डेंसर मीडियम है। अब एक रे ऑफ लाइट आया, देखिए सपोज करते एक रे ऑफ लाइट आया, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल के डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, नॉर्मल के साथ कुछ एंगल पे बनाना होगा, क्योंकि नॉर्मल की तरफ जाएगा तब तो कोई होगा ही नहीं। अभी मैं लिखूंगा पॉइंट, तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। तो एक बात तो पता है हम लोग यहाँ रिफ्रैक्शन की फिनोमेना होगा। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, ओरिजिनल पाथ देखिए ऐसे होता, ऐसे ये जाता, लेकिन क्या है मीडियम चेंज होने की वजह से ये बेंड करेगा।
तो बेंड करेगा, या तो इधर बेंड करेगा इधर करेगा। तो रूल कहता है कि यदि रेयरर से डेंसर में जाएगा, तो देखिए ये जो रे ऑफ लाइट है इसको क्या करना है, ऐसे घुमाना है नॉर्मल की तरफ। तो देखिए ये नॉर्मल की तरफ क्या बेंड कर जाएगा। तो ये क्या आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया। ठीक है, तो जब इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है आपका, जब इंसिडेंट रे आपका रेयरर में हो और ये डेंसर में हो तो क्या होगा बताइए। यानी सीधे कह सकते हैं रे ऑफ लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। और यही मान लेते हैं, देखिए यदि इधर हमारे पास एक डेंसर है, इस बार क्या है मीडियम, ऊपर जो है वो डेंसर मीडियम है और नीचे जो मीडियम है ये बाउंड्री के नीचे वो रेयरर मीडियम है। अब एक रे ऑफ लाइट आया, देखिए ऐसे रे ऑफ लाइट आया, तो रे ऑफ लाइट ऐसे जाता लेकिन नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि मीडियम चेंज है। लेकिन इस बार देखिए दोस्तों कि डेंसर से रेयरर में जा रहा है, डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो क्या होगा इस बार, देखिए तो पहले तो नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये इसको किधर मोड़ना पड़ेगा, अवे, देखिए इधर मोड़ेंगे तब तो क्या टूवर्ड्स हो जाएगा, ये टूवर्ड्स हो जाएगा। तो क्या करना है हम लोगों को, अवे मोड़ना है। तो कुछ ऐसे देखिए रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है, कुछ ऐसे जाएगी। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि डेंसर से रेयरर में जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल से अवे जाएगा, और जब रेयरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की ओर बेंड करेगा। अब एक और इसमें बात लिख लीजिए आप लोग, एक और पॉइंट लिख लीजिए कि यदि रे ऑफ लाइट क्या है, नॉर्मल की तरफ जाता है तो बिना रिफ्रैक्शन के क्या होगा, वो ट्रेवल करेगा। रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स विदाउट रिफ्रैक्शन इफ इट इंसिडेंट नॉर्मली, नॉर्मली मतलब सीधे, इट इंसिडेंट नॉर्मली। ठीक है, इसको भी डायग्राम बना देते हैं। देखिए मान लेते ये मीडियम है, ये मीडियम रेयरर है, ऊपर रेयरर है और नीचे क्या आपका डेंसर है। लेकिन इस बार क्या है आपका, देखिए रे ऑफ लाइट ऐसे आया, आप नॉर्मली ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही आएगा नॉर्मल। तो ये क्या होगा, बिना डेविएशन का क्या होगा, सीधे आगे निकल जाएगा। तो याद रखेंगे कि नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, ये बिना डेविएशन का आगे क्या है, दूसरा मीडियम इंटर करेगा, चलेगा। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। अब देखते हैं कुछ और पॉइंट है, उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन के लॉज के बारे में स्टडी करेंगे। इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट 4, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट का स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। लाइट का स्पीड और वेवलेंथ क्या होगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्टली आया हुआ है जेईई मेंस में। यदि रे ऑफ लाइट, वो डाटा कुछ गिवन है लेकिन डाटा का यूज नहीं है, इसमें डायरेक्टली यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, वन मीडियम से अनदर मीडियम इंटर करेगा, तो क्या होगा, वहाँ पे वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, देखिए तो जो लाइट का फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स पे डिपेंड करता है। देखिए उसके बाद मैं लिखूंगा, पहले समझ लीजिए इसको। जैसे मान लेते ये क्या आपका मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। तो जब रे ऑफ, मान लेते यहाँ एक लाइट सोर्स है, क्या है आपका, ये सपोज करिए यहाँ पर एक लाइट सोर्स है, बल्ब है। तो यहाँ पर जब एक लाइट सोर्स है तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, तो जब इसमें से इसमें इंटर करेगा, इसमें से जब इंटर, अब देखिए मीडियम रेयर, ये सीधा बेंड कर देते हैं। आपको पता है कि डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा, रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा। मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि जो रे ऑफ लाइट है, मान लेते इसका क्या वेवलेंथ अभी इस मीडियम में कुछ है, तो इस मीडियम में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इस मीडियम में क्या होगा, इसमें λ1 है, इसमें क्या हो जाएगा आपका λ2 हो जाएगा। क्या होगा, इसमें λ1 है तो इसमें λ2 हो जाएगा। यदि स्पीड v1 है तो इसमें क्या होगा, स्पीड v2 हो जाएगा। तो जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, स्पीड और वेवलेंथ दोनों चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी। इस मीडियम में यदि लाइट का फ्रीक्वेंसी f है तो इस मीडियम में भी क्या होगा, f ही होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सोर्स पे डिपेंड करता है। सोर्स तो वही है, देखिए दोनों ही मीडियम रे ऑफ लाइट का सोर्स क्या है, यही है। तो इसलिए याद रखेंगे आप लोग कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। देखिए
तो व्हेन ray of light enters from one medium to enters from one medium to other medium सपोज करते मीडियम 2 यहाँ पर लिए हैं, देन इट्स वेवलेंथ and frequency wavelength and speed will change, but its frequency remains same या will not change because क्यों चेंज नहीं होगा? बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी जो है क्या करेगा, वो लाइट के सोर्स पे डिपेंड करता है। अब देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जैसे अभी मैंने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेवलेंथ के टर्म में भी पढ़ना है। स्पीड के टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर लिए हम लोग, स्पीड के टर्म डिफाइन कर लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको वेवलेंथ के टर्म में डिफाइन करने वाले। देखिए तो म्यू इज इक्वल टू क्या था, सी बाय भी था। म्यू इज इक्वल टू क्या था, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो सी बाय उस मीडियम में लाइट के स्पीड। अब देखिए आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे और क्लास 11th में भी पढ़े होंगे कि भी इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है। कोई जो वेव है, फॉर एनी वेव, कोई भी वेव हो उसके लिए ये रिलेशन याद रखना है कि वेव का जो स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेव का वेवलेंथ होता है। तो देखिए यहाँ पर कि सी बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू लेमडा। लेमडा यहाँ पे लेमडा लिख लिए। मान लेते हैं कि लाइट का जो स्पीड है वो सी था वैक्यूम में, और उसमें जो वेवलेंथ था लेमडा है, और फ्रीक्वेंसी क्या है लाइट का एफ है। भी बराबर ये मीडियम में स्पीड है, इसको फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगा नहीं, अभी पता है कि सोर्स तो चेंज हम कर नहीं रहे हैं। तो एफ और यहाँ पर देखिए वेवलेंथ चेंज हुआ तो मान लेते हैं लेमडा एम हो जाए, वी एम था तो मान लेते हैं, लिख लीजिए वी एम स्पीड मीडियम में, और लेमडा एम लिख लिया हम लोग। एफ से एफ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा बाय लेमडा एम। तो वैक्यूम में लाइट का वेवलेंथ बाय मीडियम में लाइट का वेवलेंथ, इसी दोनों के रेशियो को भी क्या है वेवलेंथ बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी याद रख सकते हैं वेवलेंथ के टर्म में। तो ये सब जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है इसको आप लोग याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। साथ ही साथ नीट में भी कभी कभी पूछता है। अभी मैंने बताया है कि इससे रिलेटेड क्या है, डायरेक्ट थ्योरी टाइप का पूछ दिया है डायरेक्ट जेईई मेंस में, तो याद रखेंगे आप लोग ये कॉन्सेप्ट। आगे हम लोग जो रिफ्रैक्शन की फेनोमेना पढ़े हैं उसका लॉ अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो अभी तक हम लोग रिफ्रैक्शन को फेनोमेना को पढ़े हैं, लेकिन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है इसको नहीं स्टडी किया है। तो आइए हम लोग स्टडी करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए कोई जो फेनोमेनन है, कोई जो घटनाएं होती है उसको स्टडी करने के लिए कुछ लॉ बनाए जाते हैं। तो रिफ्रैक्शन के फेनोमेना को स्टडी करने के लिए जो लॉ बनाया गया उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो these laws are used to study refraction phenomenon। जो रिफ्रैक्शन की घटनाएं होती है उसको स्टडी करने के लिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग यूज करते हैं। अब ये दो लॉ गिवन है, कितने लॉ गिवन है, दो लॉ। तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए दो लॉ बनाया गया है। ये दो लॉ से क्या है, सफिशिएंट अभी तक एक्सप्लेन हो जा रहा है। तो देखिए लॉ क्या है, तो फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे। ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जैसा ही है, लेकिन देखिए इंसिडेंट रे
रिफ्रैक्टेड रे, दोस्तों याद रखें, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस will always lie in the same plane. देखिए इसको डायग्राम से समझते हैं हम लोग। ये लॉ को, ये एक बाउंड्री है जो दो मीडियम को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ये सब तो पता ही है। एक रे ऑफ लाइट आया, सपोज करिए नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रहा है। जितना एंगल बनाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको आई से डिनोट करेंगे। तो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल हो गया। अब मान लेते ये आपका ये रेयरर से डेंसर में इंटर कर रहा है। ये क्या कर रहा है आपका, रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रहा है। तो क्या हुआ, देखिए ओरिजिनल पाथ इसका ये होता, ऐसे जाता, लेकिन क्या नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल फॉर्म होगा उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो देखिए ये पहला लॉ जो है ये क्या कहता है कि इंसिडेंट रे ये वाला रे, रिफ्रैक्टेड रे ये वाला रे, और नॉर्मल में देखिए ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होगा। देखिए ऐसे ये हुआ, या नॉर्मल, और ये ऐसे गया, तीनों देखिए एक ही प्लेन, ये वाला प्लेन में देखिए ऐसे गया नॉर्मल, ये वाला हो गया, और ये ऐसे बेंड किया। तो ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में, तीनों क्या है, एक ही प्लेन में। इसको और अच्छे से समझिए। देखिए ये रे ऑफ लाइट है, ये नॉर्मल हो गया, और एक क्या है आपका, देखिए रिफ्रैक्टेड रे है। देखिए क्या है आपका, तीनों एक ही प्लेन में है कि नहीं। देखिए ये प्लेन तीनों एक ये वाला प्लेन में होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब देखिए इसको हम लोग वेक्टर तरीके से लिख सकते हैं, जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। जब आप बात कर जेईई मेंस एडवांस में भी आया हुआ है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो इसको वेक्टर टर्म में एक लिखते हैं हम लोग, देखिए कैसे लिखेंगे। तो इस लॉ को लिख सकते हैं, यदि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ1 है और इसका क्या आपका μ2 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका क्या आपका μ2 है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, μ1 इंटू इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई आर कैप। देखिए इंसिडेंट रे के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है, ये क्या आपका, ये जो डायरेक्शन है ये इंसिडेंट रे वाला डायरेक्शन है। देखिए तो आई आर कैप हो गया, क्रॉस एन कैप यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन। इधर वाला यूनिट वेक्टर ये बिल्कुल सेम होगा μ2 इंटू, देखिए आर आर कैप, ये क्या आपका आर आर कैप, ये हम लोग कह सकते हैं कि आर आर कैप, जो रिफ्रैक्टेड रे का डायरेक्शन है। देखिए ये वाला रिफ्रैक्टेड रे का डायरेक्शन है, ये वाला। तो आर आर कैप क्रॉस नॉर्मल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ये बात भी हम लोग लिख सकते हैं कि μ1 इंटू आई आर यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे इंटू क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पर, क्या क्रॉस प्रोडक्ट नॉर्मल कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, μ2 इंटू रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट करना है नॉर्मल की तरफ यूनिट वेक्टर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस पे मैं न्यूमेरिकल भी करूंगा आगे आगे, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। लॉ 2 जो है ये देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी, दूसरा लॉ है, देखिए दूसरा लॉ ये कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। इस लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। ये जो लॉ है, दिस लॉ
इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, देखिए ये क्या है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। कि देखिए इसको लिखते हैं हम लोग, कहता है कि साइन किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस का आई, रेशियो लेना है किसके साथ, साइन आर का लेना है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये क्या होगा, कांस्टेंट है। और ये इसको हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट को कि म्यू टू बाई क्या लिख सकते हैं, म्यू वन। अब कैसे याद रखेंगे, देखिए इसको भी ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं। आई है, देखिए आई ऊपर है, तो आई में कौन सा मीडियम है, वन है, तो ये नीचे होगा, क्या होगा, नीचे होगा। आर है, देखिए तो आर यानी रिफ्रैक्टेड है, देखिए इसमें है, एक मीडियम क्या लेना है, ऊपर वाला लेना है। देखिए उल्टा करना, जिसमें इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे होगा, जिसमें रिफ्रैक्शन है एंगल ऑफ, उसमें क्या है, उस ऊपर लेना है मीडियम। तो उल्टा कर, जो ऊपर लेंगे वो नीचे लेंगे, जो यहाँ उसका यहाँ, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। अब इसी लॉ को क्या है हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं जो बहुत हेल्पफुल होगा। जब मल्टीपल ग्लास स्लैब रहता है उस टाइम जो है रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें बहुत हेल्पफुल करता है। तो उसको देखिए अब लिख लेते हैं और करके, हम उसको अब लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है इसमें। देखिए ये जो लॉ टू है इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया लेकिन बहुत काम का है, याद रखेंगे आप लोग। कहता प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल विथ लाइट रे एंड नॉर्मल ऑफ मीडियम इज कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर जैसे रे ऑफ लाइट आया था, ये क्या आपका नॉर्मल था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू वन है। तो कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं हम लोग, तो म्यू वन इंटू साइन ऑफ एंगल विथ लाइट रे, देखिए लाइट रे ये है और उसी मीडियम में देखिए नॉर्मल ये है, तो लाइट रे और नॉर्मल के बीच में इस मीडियम में जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिए उस मीडियम में लाइट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या, आई है, तो इसी का साइन लेना है। तो साइन आई इज इक्वल टू होगा, क्या होगा, इस मीडियम का लेना चाह रहे हैं, देखिए तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि म्यू टू है इनटू इस मीडियम में लाइट रे ये है और नॉर्मल ये है, तो बीच का एंगल आर बन रहा है तो उसी का साइन लेना है। तो साइन आर क्या होगा, देखिए कांस्टेंट है। मान लेते एक और मीडियम यहाँ पे रहता तो क्या करते, वहां भी लिख सकते थे हम लोग। तो ये याद रखेंगे। अब इसी को देखिए ऐसे भी लिख सकते, साइन आई बाय साइन आर, क्या कि इसको हम लोग डिवाइड कर लिए तो क्या होगा, म्यू टू इधर इधर ही है, म्यू वन को उधर लेके गए तो म्यू वन हो गया। बताइए यही है कि नहीं है। तो ये बहुत थोड़ा आसान हो जाता है इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको नोट्स बना लेंगे और एक दो बार रिवीजन कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं न्यूमेरिकल भी करूंगा इस चैप्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सब, ठीक है। और दोस्तों को बताएंगे, थोड़ा शेयर करेंगे आप लोग चैनल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये हेल्प हो सके इस चैनल से।